और अब लगभग जो है डेमो बहुत हो गया। अब डेमो जो है खत्म कर देते हैं। और आज क्या तारीख है बाबू? 22 तारीख है। तो अब जो है मतलब आज लास्ट डेमो है। और इसके बाद जो है सैटरडे संडे तो अभी आपका बैच बंद रहेगा। सैटरडे संडे आपका बैच बंद रहेगा बीपीएससी एग्जाम तक। बीपीएससी एग्जाम तक, क्योंकि अभी संस्थान में बीपीएससी का भी दो दो टारगेट बैच चल रहा है, एक सुबह में एक शाम में। तो उन लोगों को जो है हमें करेंट पढ़ाना है। अभी हम उन लोगों को करेंट पढ़ा रहे हैं और बचा हुआ जो पार्ट है वो सब चीज़ हम उन लोगों को करवा रहे हैं। तो वहाँ पर हम ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो इसी वजह से आपके बैच पर हम समय नहीं दे पा रहे हैं। और जहाँ तक क्वालिटी और कंटेंट का सवाल है, क्वालिटी और कंटेंट आप देख ही लिए। और हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा संस्थान नहीं होगा जो इकोनॉमिक्स डेमो में लगाता है। आप हमको एक भी एग्जाम्पल निकाल के दिखा दीजिए, नहीं नहीं निकलेगा। ज्ञान बिंदु अब बाद में है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस में है ज्ञान बिंदु। देखिए जीएस में जो 7 सब्जेक्ट है मूलतः, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सातों में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन? इकोनॉमिक्स। अब आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट हम लोग डेमो में करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं इस संस्थान के टीचर में क्वालिटी है, नो डाउट। तो इसी वजह से जो है अब जिसको हम और बिट्टू झा सर 20-21 दिन में समझ नहीं आए, उसको जीवन में कभी समझ नहीं आ पाएंगे, समझ गए। और ऐसे भी किसी भी चीज को समझने के लिए 20-21 दिन काफी होता है, किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए 20-21 दिन काफी होता है। तो अब इसलिए आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का अंतिम डेमो क्लास है। और फिर अब आपको जो है एडमिशन करवाना है। और उसके बाद जो है फिर आप क्लास आइए, आराम से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमिशन ओपन कल से हम करवा दे रहे हैं, आप सब लोग एडमिशन ले लीजिए और फिर क्लास अपना कंटिन्यू कीजिए। और जो बेहतर हो सकता है, फर्स्ट डे हम आपसे जो भी वादा किए होंगे वो वादा हम आपसे पूरा करेंगे। पहला दिन ही वादा करते हैं और उस वादा को निभाते हैं, समझ गए। 99% निभाते हैं, 1% का कोई भरोसा नहीं, 1% में कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो आइए हम लोग अपने अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो अगला चैप्टर है पॉलिटी में, अगला चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषता। अब संविधान सभा में आपने पढ़ा कि संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। अब जब भारत का संविधान बन गया तो संविधान लागू भी हुआ। अब जब संविधान बन गया भारत का, तो भारत के संविधान की कुछ ना कुछ विशेषता तो रही होंगी। तो अब भारत का संविधान जो बन गया और उसमें कुछ ना कुछ विशेषता जो रही होंगी, अब भारतीय संविधान की विशेषता को हम लोग पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन आंसर के आधार पर भारतीय संविधान की पूरी विशेषता को हम लोग पढ़ेंगे बाबू, पूरी की पूरी विशेषता को हम लोग पढ़ेंगे। इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है, हाँ या ना? हाँ, कर दिया गया है। ऑनलाइन वाले लोग आप पीडीएफ सेक्शन में जा करके जो है आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और ऑफलाइन वाले लोग ऑफिस में नीचे मिलेगा, आप लोग अपना ले लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ये चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसका पूरा थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट होते होते जो है इस चैप्टर का पूरा आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, समझ गए। वो भी थ्योरी भी हम आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। और ऑब्जेक्टिव के जरिए पूरा कंसेप्चुअली हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो आइए अब सीधे तौर पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बाबू, विश्व का सबसे लंबा
विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? देखिए बाबू, जहां तक संविधान का सवाल है, जहां तक संविधान का सवाल है, थोड़ा समझिएगा आप। जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान नियम एवं कानूनों का एक दस्तावेज होता है। संविधान एक आईना के रूप में काम करता है। संविधान सरकारों को शक्ति देता है। संविधान शक्ति का विभाजन करता है केंद्र और राज्य के बीच में। और जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। जहां तक लिखित संविधान की हम लोग बात करें, भारत का संविधान हो, अमेरिका का संविधान हो, फ्रांस का संविधान हो, कनाडा का संविधान हो, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो, इन सभी देशों का संविधान बाबू अगर देखा जाए तो इन सभी देशों का संविधान लिखित है। अपवाद स्वरूप कुछ एक देश मिलेंगे जिसका संविधान अलिखित है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान की अगर आप बात करेंगे तो ब्रिटेन का संविधान जो है आपको अलिखित है। क्या है? अलिखित। इसी चैप्टर में आप जानते हैं, ये जो चैप्टर है बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है ये। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आप समझिएगा। इसमें आप संसदीय शासन प्रणाली समझिएगा, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है वो समझिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली समझिएगा, उसकी विशेषता क्या है वो समझिएगा, एकात्मक शासन प्रणाली समझिएगा, उसकी विशेषता क्या है वो समझिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है वो समझिएगा आप। और आप याद कीजिए, संभवतः 1275 पोस्ट में प्रीलिम्स मेंस दोनों मिलाकर पॉलिटी के जो पूछे गए प्रश्न थे उसको हम डिस्कस किए थे। और वही 39-40 प्रश्न हम डिस्कस किए थे जब बैच की शुरुआत हुई थी। हाँ या ना? एकदम हाँ। वीडियो होगा अवेलेबल, जाकर के आप देख लीजिए। समझ गए? तो उसमें एक प्रश्न था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। उसका आंसर होता शक्ति का पृथक्करण। याद है आपको? याद आ रहा है? वो सब चीज, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, ये सब को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, समझ गए? स्किप मत कीजिएगा। यहां से एक प्रश्न, अगर सब कुछ हम प्रॉपर वे में समझा दिए तो आप विश्वास मानिए एक कंसेप्चुअल प्रश्न आएगा, और वो कंसेप्चुअल प्रश्न जो कंसेप्चुअली पढ़ा होगा वही इस प्रश्न को बना पाएगा, दूसरा कोई नहीं। जैसे वही जो क्वेश्चन था 1275 में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, जो कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ स्टूडेंट होगा वो बना पाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं बना पाएगा। हाँ या ना? एकदम हाँ। तो संविधान का जहां तक सवाल है, संविधान एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। सामान्य तौर पर विश्व के अधिकतर देशों के संविधान लिखित है। कुछ एक ब्रिटेन जैसे देश है जिसका संविधान अलिखित है, जिसका संविधान अलिखित है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें और विश्व के दूसरे देशों के संविधान की बात करें, आप विश्व के किसी भी देश का संविधान पलट कर देख लीजिए, उसमें अनुच्छेदों की संख्या किसी में 7 है और किसी में 128 है, किसी में 145 है और किसी में 137 है।
यानी विश्व के अधिकतर देशों के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बमुश्किल 200 के आसपास है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान में तो मूलतः 7 अनुच्छेद है, मूलतः 7 अनुच्छेद है, 7। लेकिन वहीं अगर हम लोग भारत के संविधान की बात करें, अगर हम भारत के मूल संविधान की ही बात करें, कल के सेशन में ही हम आपको बताए हैं, भारत के मूल संविधान की ही अगर हम बात करें तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची हुआ करती थी। तो बताइए भारत के मूल संविधान में ही 395 अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद। जहां एक तरफ विश्व के अधिकतर देशों के संविधान में बमुश्किल 200 के आसपास अनुच्छेद, वही भारत के मूल संविधान में ही 395 अनुच्छेद यानी लगभग 400 के आसपास अनुच्छेद था। तो जो भारत का संविधान है, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो यह एक लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आखिरकार भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों बन गया, इतना बड़ा क्यों बन गया? देखिए बाबू, बात ऐसा है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा किया है और संविधान सभा के अधिकतर सदस्य थे वकील। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य कौन थे? वकील। वकील और वकील, देखिए हर किसी का अपना एक एक गुण होता है। वकील का गुण होता है तिल को तार बनाना। तिल को तार बनाना मतलब छोटा मोटा चीज को जो है ना बहुत बड़ा बना के दिखा देना, छोटा मोटा चीज को बहुत बड़ा बना के दिखा देना। वकील। तो संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील थे। इसी वजह से आइवर जेनिंग्स नामक विद्वान ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है। जो आइवर जेनिंग्स नामक विद्वान है, आइवर जेनिंग्स नामक विद्वान ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो अब बाबू, आपको संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील थे, तो अब वो लोग ये चाहते थे कि सब कुछ स्पष्ट रहे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। फलना चीज होगा तो क्या होगा, चिल्ला होगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति है तो उसको कौन सा अधिकार, राज्यपाल है तो उसको कौन सा अधिकार, मुख्यमंत्री है तो उसको कौन सा अधिकार, प्रधानमंत्री है तो उसको कौन सा अधिकार, स्थानीय स्तर पर प्रशासन है तो उसको कौन सा अधिकार मिलेगा। यानी सब चीज को एकदम ट्रांसपेरेंट, किसी भी चीज को लेकर कोई किंतु परंतु ना हो, मामला फंसे नहीं, मामला उलझे नहीं, सब कुछ स्पष्ट रहे, मामला उलझे नहीं, सब कुछ स्पष्ट रहे। इसी वजह से भारत का संविधान इतना बड़ा हो गया। केंद्रीय स्तर पर जो शासन प्रणाली है, लगभग राज्य स्तर पर उसी प्रकार का शासन प्रणाली है। तो एक अनुच्छेद में भी लिखा जा सकता था, जिस प्रकार की शासन प्रणाली केंद्रीय स्तर पर है उसी प्रकार की शासन प्रणाली राज्य स्तर पर भी होनी चाहिए, बात खत्म। लेकिन राज्य स्तर पर राज्यपाल को लेकर अलग प्रावधान, मुख्यमंत्री को लेकर अलग प्रावधान, हर कुछ को लेकर अलग प्रावधान। यही सब तो रीजन है कि संविधान इतना बड़ा हो गया। और भारत का संविधान अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समझ गए ना? तो पहला प्रश्न जो है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? उत्तर क्या होगा? भारत। विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन देश का है? कौन देश का है? ब्रिटेन का संविधान लिखित है या अलिखित? क्या है? अलिखित। देश लिखित नियमों का एक समूह है,
जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। संविधान। संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। संविधान देश के सभी लोगों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि संविधान हिंदू पर लागू है, मुसलमान पर नहीं। संविधान अगड़ी जाति पर लागू है, पिछड़ी जाति पर नहीं। संविधान पुरुष पर लागू है, महिला पर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जो लाल किताब के रूप में संविधान को दिखाते हैं, वो संविधान दिखा करके जो भाषण देते हैं, मतलब उस संविधान के जरिए यह बतलाने का प्रयास करते हैं राहुल गांधी कि जो संविधान है देश के सभी नागरिकों को अधिकार देता है। जैसे हम हिंदू हैं तो हमको हिंदू धर्म को मानने और उसके अनुरूप आचरण करने का अधिकार हमको संविधान देता है, भारत का संविधान देता है। कोई मुसलमान है तो उसको इस्लाम धर्म को मानने और उसके अनुरूप आचरण करने का अधिकार भारत का संविधान देता है। कोई सिख है, उसको छोटा सा किरपान रखने का अधिकार, किरपान यानी तलवार, तलवार, किरपान रखने का अधिकार संविधान देता है। संविधान। देखिए बाबू, भले रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, हदीस, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल, ठीक है, ये सब ग्रंथ जो है आपको नैतिकवान बनाता है, आपको एक मानव में जो गुण होना चाहिए वो गुण आप में विकसित करता है। लेकिन ये सब किताब, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, हदीस, ये सब आपको कोई अधिकार नहीं देता है। देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वह अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, सबको अगर अधिकार मिला है, वो मिला है संविधान से। इसी वजह से हम सभी देशवासियों को सबसे ऊपर अगर किसी किताब को रखना चाहिए तो वो संविधान को रखना चाहिए, वो संविधान को रखना चाहिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। भारतीय संविधान का किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, हां या ना? एकदम हां। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिए बात को। देखिए बाबू, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बतलाते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। जानते हैं, हम एक बिहार का किताब लिखे हैं, बिहार सामान्य ज्ञान नाम से, सेकेंड एडिशन आया हुआ है, मार्केट में है, उसका कवर रेड है। पता है, वो किताब को जब हम लिखना शुरू किए थे तो बिहार पर लिखे गए अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग स्कॉलर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा जो भी किताब था, सब किताब को मार्केट से लाए, सबको पढ़े और तब जाकर उस किताब को लिखे। दूसरी बात, उस किताब का सबसे बेहतरीन खासियत अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 में क्या है? उसमें 1992 से लेकर 2024 ईस्वी तक बिहार में
चतुर्थ वर्गीय क्लर्क, क्लर्क से भी नीचे चल जाइएगा चपरासी। बिहार में चपरासी से लेकर बीपीएससी एग्जाम तक में जो भी बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछा है वो सब का संग्रहण एक जगह हम कर दिए हैं। उस किताब का सबसे बेस्ट पार्ट है वो, और सबसे ज्यादा समय लगा था। तो अब मतलब हम एक किताब लिखने के लिए 20 से 25 किताब पढ़े। उसी प्रकार हम आपको एक बात बताए थे, दूसरा चैप्टर पढ़ाते हुए हम आपको एक बात यह बताए थे कि भारत का संविधान जब बनाया जाने लगा तो संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा। 60 देशों के संविधान को पढ़ा, लेकिन उसमें से 10 देश का संविधान का कुछ कुछ प्रावधान संविधान सभा के सदस्यों को अच्छा लगा। तो विश्व के 10 देश के संविधान के कुछ कुछ प्रावधान जो संविधान सभा के सदस्यों को अच्छा लगा, संविधान सभा के सदस्यों ने उन प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल करने का काम किया। जो 10 देश से अलग अलग प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं, वो 10 देश में एक देश है कनाडा, एक देश है यूएसए, एक देश है आयरलैंड, एक देश है ब्रिटेन, एक देश है फ्रांस, एक देश है जर्मनी, एक देश है साउथ अफ्रीका, एक देश है रूस, एक देश है जापान, एक है ऑस्ट्रेलिया। 10 गो हुआ। कनाडा 1, अमेरिका 2, आयरलैंड 3, यूनाइटेड किंगडम 4, फ्रांस 5, जर्मनी 6, साउथ अफ्रीका 7, रसिया 8, जापान 9 और ऑस्ट्रेलिया 10। ये तमाम ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां से अलग अलग प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं, जहां से अलग अलग प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं। लेकिन इन 10 देशों के अलावा भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिया गया है। आप याद कीजिए, हम आपको हम आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की विशेषता को पहला चैप्टर में पढ़ाए हैं। नहीं पढ़ाए हैं? जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए। पूरा वीडियो एक साथ है, लगभग 5 घंटा के आसपास का वीडियो है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की विशेषता हम आपको पढ़ाए हैं। इसी को पढ़ाने के क्रम में हम आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता भी बताए हैं। हां या ना? एकदम हां। अगर बाबू हम लोग देखें भारत के मूल संविधान की, तो भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, और 395 अनुच्छेद का 2/3 आप निकालिए। 395 का आप 2/3 निकालिए, कितना आता है? सब जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता? 200
4, अरे निकालिए ना जी, 262, 262, चलिए ठीक है 262, मान लिया जाए 262। आप लोग बोल रहे हैं हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, हम काहे कैलकुलेशन करेंगे, हम जीएस का मास्टर, हम मैथ पढ़ाएंगे। देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, 395 का 2/3 यानी लगभग 262, 262 छोड़ दीजिए आप, 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत के मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद में से 395 का 2/3 या लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत के संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, जो भारत के संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। यही वजह है कि भारत के संविधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी भी कहते हैं, कार्बन कॉपी भी कहते हैं, कार्बन कॉपी भी कहते हैं। और साथ ही साथ यह अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इस बार भी बिहार पुलिस यह प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका उत्तर हो जाता 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम इसका उत्तर हो जाता। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है, तो बाबू हम आपको स्पष्ट कर दे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो यहां से संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली मतलब केंद्रीय स्तर पर शासन प्रणाली किस रूप में होगा, यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके अलावे राज्यपाल को लेकर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, कैग को लेकर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से तमाम प्रकार के प्रावधान लिए गए हैं। तो आप देखिए ना, 395 में से 250 के आसपास अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो अब आप क्या कहिएगा, आप ये नहीं कहिएगा कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा है, क्या आप ये बात नहीं कहेंगे? अगर आप समझे हैं तो ये जो प्रश्न है बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ, ABCD क्या बी होना चाहिए? तो एकदम भी होना चाहिए, समझ गए, एकदम भी होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1900। अब विश्व के अलग अलग देशों से भारत के संविधान में जो अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, इसको हम स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम यहीं पर स्पष्ट कर देते हैं। जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा, जो सब्जेक्टिव नोट नहीं लिए हैं। देखिए एगो बात और बोल रहे हैं, जो सब्जेक्टिव नोट ले लिए हैं ठीक है, लेकिन जो नहीं लिए हैं उनको लिखना पड़ेगा। जितना नोट का मूल चीज होगा वो हम यहां पर बक देंगे, यहां हम बता देंगे, समझा देंगे। तो लिखना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम लिखाएंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो फिर हम मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं ना करवा पाएंगे। जो नोट नहीं लेना चाहते हैं, मन है नहीं लेने का, तो उनके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है, हम सबका ध्यान रखते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर मिल न गया हो? अब बताइए बाबू, भारत के संविधान को कौन अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है? कौन अधिनियम का कार्बन कॉपी? 1935 का। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, भारत के संविधान में अगर हम लोग देखें तो भारत के संविधान में अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था कौन अधिनियम से लिया गया है? राज्यपाल संबंधित प्रावधान
कैग संबंधी प्रावधान, आपातकाल संबंधी प्रावधान, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान, राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी प्रावधान, ये सब कहां से लिया गया है? 1935। अब हमने आपको एक बात बतलाया था कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में विश्व के अलग अलग देशों से जो है आपको अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। अब विश्व के अलग अलग देशों से भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, तो अब सवाल उठता है बाबू आपको दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें, जब आप भारत के संविधान को पढ़िएगा ना, तो भारत के संविधान में एक संविधान संशोधन नामक चैप्टर को पढ़ना होता है, और संविधान संशोधन नामक चैप्टर को पढ़ना होता है, और संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया। यानी संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि आने वाले दिनों में भारत की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और संविधान में संशोधन करके किसी नए प्रावधान को जोड़ सकती है और किसी प्रावधान को हटा सकती है। देखिए बात सीधी है बाबू, संविधान में अगर हम किसी प्रावधान को जोड़ते हैं तो वह भी संविधान संशोधन है। संविधान से अगर हम किसी प्रावधान को हटाते हैं तो वह भी संविधान संशोधन है, वह भी आपको संविधान संशोधन है। अब बाबू आपको अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान की अगर हम बात करें, तो जो संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ठीक ना है, ये गलत लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, बढ़िया नहीं लग रहा है, नहीं ठीक नहीं लग रहा है, ना 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 हमको नहीं ठीक लगा। सुनिए, साउथ अफ्रीका से जो है आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। सिर्फ संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, मतलब राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसके निर्वाचन की अलग प्रक्रिया है। जैसे लोकसभा है, भारत में संसद का 2 सदन है, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करता है, लेकिन राज्यसभा का जहां तक सवाल है तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण या मत पद्धति के तहत होता है, और राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा जब पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल एक्सप्लेन हम करेंगे, लेकिन आप यहां पर एक सीधी सी बात यह समझिए कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और सिर्फ संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को लेकर जो प्रावधान है, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को लेकर जो प्रावधान है वो जो है बाबू आपको कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ये दोनों ऐसे प्रावधान है जो भारत के संविधान में जो है बाबू आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखिएगा बाबू आप ऑस्ट्रेलिया, देखिए समझिए, एक तो पहली बात यह है कि जो भारत का संविधान है ना बाबू, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तो है, ये है 22 भाग है। मूल संविधान में 8 गो अनुसूची था, वर्तमान में 12 गो अनुसूची है। लेकिन इसके अलावे भारत के संविधान में प्रस्तावना भी है, प्रस्तावना भी है। और प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना कहता हम भारत के लोग भारत को
भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब दूसरी बात देखिए, समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान। समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची आगे हम चर्चा करेंगे। समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, समझिए अब आप बात को देखिए। अगर परीक्षा में प्रश्न यह रहे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को लेकर जो प्रावधान है वह भारत के संविधान में कहां से लिया गया है, अगर प्रश्न यह रहे तो इस प्रश्न का उत्तर 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा। लेकिन अगर प्रश्न सिर्फ यह रहे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को लेकर, भारतीय संविधान में अगर प्रश्न यह रहे कि भारतीय संविधान में सिर्फ समवर्ती सूची का जिक्र हो, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, सिर्फ समवर्ती सूची रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको आंसर क्या टिक करना है? ऑस्ट्रेलिया। क्या टिक करना है? बात समझे? आए? अगर समझे हैं तो जवाब दीजिए। तो अगर प्रश्न यह रहता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान लिए गए हैं, क्या दीजिएगा आंसर? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरी बात, अब अगर आपके सामने प्रश्न यह रहे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, क्या कहिएगा? बात समझ में आया? इसके बाद अब इसके अलावे बाबू अगर देखा जाए तो संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ज्वाइंट सेशन को लेकर प्रावधान अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। देखिए बाबू समझिएगा। अब आप देखिए होता क्या है, ये सब चीज जब हम लोग विधायिका पढ़ेंगे ना तो और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, यहां पर थोड़ा बता देते हैं। कोई भी कानून अगर बनाना हो तो संसद के सदनों में यानी लोकसभा, राज्यसभा में विधेयक लाया जाता है। अगर मान लिया जाए विधेयक एक सदन पारित कर दिया, दूसरा सदन पारित नहीं किया, तो फिर उस विधेयक को लेकर यह माना जाता है कि दोनों सदनों के बीच विवाद हो गया। अब एगो सदन पारित कर दिया है विधेयक, दूसरा नहीं पारित किया है, तो यह माना जाता है कि उस विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच विवाद हो गया। और जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद होता है तो फिर अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर अध्यक्ष नहीं होते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, अगर वो भी नहीं होते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। समझ गए बाबू? अब देखिएगा आप, तो संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है तो फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन को लेकर जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन को लेकर भारतीय संविधान में प्रावधान कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इसके अलावे अगर हम लोग देखें तो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता,
व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो यह प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब इसके बाद बाबू अगर देखा जाए तो ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। अब अगर रसिया की हम लोग बात करें तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को लेकर प्रावधान रसिया के संविधान से लिया गया है। देखिए भारत का संविधान, जब आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे ना तो संविधान आपको मौलिक अधिकार भी देता है और संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है। ऐसे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में सरदार सोन सिंह कमेटी के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और जब शामिल किया गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए आपका मौलिक कर्तव्य क्या है? जैसे हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, हमें संविधान ने अधिकार दिया तो हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम राष्ट्रगीत का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम सरकारी संपत्ति की रक्षा करें, हम हिंसा से दूर रहे, हम भाईचारा को बढ़ावा दें, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन यानी ज्ञान का अर्जन और मानववाद को बढ़ावा दें। हम वैसी प्रथाओं का परित्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हम वैसी प्रथाओं का परित्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। इसके बाद देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो कारक है उनको हृदय में संजोए रखे। राष्ट्र की सेवा करे, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करे, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाकर रखे, देश की रक्षा करे, अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाकर रखे। यही सब तो 11 मौलिक कर्तव्य में आता है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करे। यही सब तो है 11 मौलिक कर्तव्य। लगभग 11 हम बोल ही दिए होंगे, हम गिने नहीं है लेकिन बोल दिए हैं लगभग सब। आप स्वयं बताइए, आपका देश है, जिस प्रकार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है 1 फरवरी 2025 को बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने इस लाइन से अपने बजट भाषण की शुरुआत की, देश उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से बना है। देश हमारा है। इस देश की संपत्ति की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देश की सेवा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देश की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देश में संप्रभुता, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता हम नहीं बना करके रखेंगे तो कौन रखेगा? हम अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाकर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो मौलिक कर्तव्य ये सब है और मौलिक कर्तव्य को लेकर प्रावधान जो है रसिया से लिया गया है। फिर इसके बाद प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। और ये न्याय का नारा रूसी क्रांति के दौरान 1917 ईस्वी में दिया गया था। रूसी क्रांति से प्रभावित होकर ही प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है। तो यह भी बात आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये भी रसिया से लिया गया है। इसके बाद बाबू अगर हम लोग देखें आयरलैंड, अगर हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड की अगर हम बात करें
तो आयरलैंड से भी कई सारे प्रावधान लिए गए हैं, जैसे कि बाबू आपको अगर देखा जाए तो आयरलैंड से आपको एक यह प्रावधान लिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी को लेकर अगर प्रावधान देखा जाए तो डीपीएसपी को लेकर प्रावधान जो है आपको आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावे राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति ये आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिनका संबंध साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। देखिए बात यह है, वैसे व्यक्ति जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया है, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। यह प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। फिर इसके बाद बाबू अगर देखा जाए फ्रांस, फ्रांस की अगर हम बात करें तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ये शासन प्रणाली है। आगे हम आपको समझाएंगे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो गया। इसके अलावे फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सॉरी फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द है और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता या समता, प्रतिष्ठा और अवसर, और एक बंधुता, एक भाईचारा, सब लोग एकजुट होकर के रहे। लड़का लोग भाईचारा बना के रखिए, लड़की लोग बहनचारा बना के रखना। मतलब आपस में लड़ना झगड़ना ना है, कहने का ही मतलब है। आपस में आप लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं तो झगड़ती है आपसे, नहीं ना? चलिए ठीक है। तो अब देखिएगा बाबू आप कि फ्रांस से अगर देखा जाए तो फ्रांस से जो है बाबू प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है वो फ्रांस से लिया गया है। फिर इसके बाद जर्मनी। देखिए बाबू बात समझिएगा, आपातकालीन उपबंध मूलतः 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। और जब आप आपातकाल पढ़िएगा तो आपको यह पता चलेगा कि आपातकाल 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। लेकिन पता है बाबू, राष्ट्रीय आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, परंतु राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है कोई प्रभाव। तो आपात लागू होने से जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है वो जर्मनी से लिया गया है। जैसे भारत का संविधान, भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। और जर्मनी के वाइमर संविधान की अगर हम बात करें तो जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है आपातकाल के दौरान आपात लगने से फंडामेंटल राइट जो प्रभावित होता है, फंडामेंटल राइट जो प्रभावित होता है, यह प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद बाबू अगर देखा जाए तो आगे है आपको यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन।
यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि बाबू आपको ब्रिटेन से लिए गए हैं। कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि बाबू आपको ब्रिटेन से लिए गए हैं। जैसे में क्या, देखिए, एक शासन प्रणाली है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन है और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। और संसदीय शासन प्रणाली संविधान के मूल ढांचा में आता है। और संसदीय शासन प्रणाली का गुण है संसद का 2 सदन होना चाहिए। भारत में देखिए संसद का 2 सदन है, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा। इसी को द्विसदनवाद भी कहते हैं। और इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली के और भी कई सारे गुण हैं। आगे संसदीय शासन प्रणाली से रिलेटेड प्रश्न है और वहां पर संसदीय शासन प्रणाली के सभी गुणों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। समझ गए बाबू? तो अब आप देखिएगा यहां पर ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो यहां से कई सारे प्रावधान, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। फिर द्विसदनवाद की अगर हम लोग बात करें तो यह प्रावधान भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावे द्विसदनवाद यानी संसद का 2 सदन होगा। भारत में देखिए संसद का 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। ब्रिटेन में भी संसद का 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब देखिएगा बाबू आप, भारत में हम सब लोग सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं। हम लोग किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं। अगर भारत की हम बात करें तो भारत में हम सब लोग भारत के नागरिक होते हैं। किसी राज्य विशेष के नागरिक हम लोग नहीं होते हैं। किसी राज्य विशेष के नागरिक हम लोग नहीं होते हैं। यानी भारत में सिर्फ एक नागरिकता दी जाती है कि हम भारत के नागरिक हैं, बस। आप किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं। एकल नागरिकता को लेकर प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान जो एकल नागरिकता को लेकर प्रावधान करता है वह भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। इसके बाद बाबू आपको आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, मुखिया के चुनाव में जितने उम्मीदवार खड़ा होते हैं उन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा मत जो उम्मीदवार प्राप्त करता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। और यह जो निर्वाचन प्रणाली है इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। बेसिकली चुनाव भारत में 2 प्रकार से होते हैं, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद का चुनाव होता है। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उस निर्वाचन प्रणाली को कहा जाता है जिस निर्वाचन प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त करने पर उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली उस निर्वाचन प्रणाली को कहते हैं जिसमें उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जो कुल परिवेद मतों का 50% +1 मत प्राप्त करता है। और इसको विस्तार पूर्वक जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति में अनुच्छेद 54-55 पढ़ाएंगे तो अनुच्छेद 54-55 के वक्त जो है इसको और डिटेल वे में हम आपको समझाएंगे। समझ गए बाबू? यहां पर इतना सफिशियंट है। तो ब्रिटेन से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिए जाने का प्रावधान यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावे संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार के अलावे अगर देखा जाए तो परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख क्या होता है आगे हम स्पष्ट करेंगे। परमाधिकार लेख और संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति,
संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो भारत के संविधान में, ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन के बाद आगे अगर हम लोग देखें तो एक देश जापान है, जापान छूट गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यह प्रावधान जो है बाबू आपको जापान से लिया गया है। इसके बाद इधर सब चीज हो गया है, अब बच क्या रहा है? बच रहा है यूएसए और कनाडा। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कनाडा की, और फिर हम लोग यूएसए की बात करेंगे। देखिए बाबू, कनाडा, कई ऐसे प्रावधान है जो कि कनाडा से लिए गए हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, या संसद के पास होगा, केंद्र के पास होगा या संसद के पास होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, भारत में काम करने वाले जो विषय हैं, जैसे जीएस में जो विषय है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, बिहार दरोगा में यही सब जीएस पूछता है। तो दो भाग में बांटे हैं ना हम, 4 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, 4 सब्जेक्ट बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट हम पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं। 2 भाग में बांटकर हम लोग पढ़ाते हैं। उसी प्रकार भारत में जितने भी काम करने वाले विषय है उसको 3 भाग में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय है उस पर कानून केंद्र सरकार या संसद बनाता है, राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल बनाता है, और समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर दोनों में से कोई भी बना सकता है। लेकिन मान लिया जाए वैसा विषय जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उसको अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है, और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। इस बात की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में है। ये प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। फिर इसके बाद एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघीय शासन प्रणाली, यानी केंद्र सशक्त होगा। भारत में केंद्र सशक्त होता है, मजबूत होता है। भारत में देखिए ना, मोदी जी मजबूत है। तो अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली यह भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति ये कनाडा से लिया गया है। ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो कि बाबू आपको कनाडा से लिया गया है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो आगे है आपको अमेरिका। अमेरिका से कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग है। 22 भाग में से एक भाग है भाग 3। भाग 3 में क्या है जानते? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार को लेकर उपबंध भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को लेकर उपबंध भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को लेकर उपबंध भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावे राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यह प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। फिर इसके बाद राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा। यह प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। देखिए, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस बात की चर्चा करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो संसद उस पर महाभियोग लगाता है और महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा देता। लेकिन आज तक इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है। और महाभियोग प्रक्रिया एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों है, इस बात की चर्चा जब अनुच्छेद 61 पढ़ेंगे तो वहां विस्तार पूर्वक हम करेंगे, हर बैच में करते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद अगर यह देखा जाए तो यह भी अमेरिका से ही लिया गया है। इसके अलावे बाबू अगर देखा जाए
न्यायिक पुनर्विलोकन, यह भी अमेरिका से लिया गया। अब कहिएगा ये क्या होता है? आगे इस चैप्टर में प्रश्न है न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर के, और जहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रश्न करेंगे वहां पर इसको हम डिफाइन कर देंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस चीज को स्पष्ट करेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका को लेकर प्रावधान हो गया, फिर जनहित याचिका को लेकर प्रावधान हो गया, जनहित याचिका को लेकर प्रावधान हो गया। ये तमाम ऐसे प्रावधान है, और इतना ही नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च होगा। ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। ये सभी ऐसे प्रावधान है जो भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। और एक बात बाबू हम आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि देखिए, भाग 3 में, भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग, 22 भाग में से भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार है, भाग 4 है उसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। यह जो भाग 3 और भाग 4 है ना, यह संविधान का दार्शनिक भाग है। तो भारतीय संविधान का जो दार्शनिक भाग है वह अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार का कंसेप्ट अमेरिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कंसेप्ट आयरलैंड। तो संविधान में जो 22 भाग है उसमें भाग 3 और भाग 4 एक प्रकार से संविधान का दार्शनिक भाग है। ये अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर भारतीय संविधान का एक राजनीतिक भाग है जिसमें शासन प्रशासन को लेकर चीजें हैं। तो संविधान में जो राजनीतिक बातें हैं वो ब्रिटेन से लिया गया है, वो ब्रिटेन से प्रभावित है। समझ गए? तो यहां पर भारत के संविधान में 10 अलग अलग देशों से जो अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं उस बात की चर्चा हमने आपके साथ किया है। समझ गए? अब इसको याद करते हैं हम लोग, ठीक है? याद करते हैं और यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके याद कर ले। आइए बाबू, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन देश? मौलिक अधिकार निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, जनहित याचिका, संविधान सर्वोच्च होगा। ये सब कहां से लिए गए हैं? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। कनाडा। कहां से? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। राज्यपाल की नियुक्ति, अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? सशक्त केंद्र, कनाडा। आगे बताइएगा बाबू। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, फ्रांस। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार प्रभावित होते वो प्रावधान, जर्मनी के वाइमर संविधान। जर्मनी के आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार प्रभावित होते वो कहां से लिए गए? और अगर सीधा आपातकाल पूछेगा तो 1935 का भारत शासन। ध्यान से याद रखें, अगर सिर्फ आपातकाल पूछेगा तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर यह पूछे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार प्रभावित होने का प्रावधान कहां से लिया गया तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। लेकिन अगर पूछे कि आपातकाल का प्रावधान लिया गया है, अब 1935 ऑप्शन में है ये ना है, ऑप्शन में जर्मनी है, तो उस कंडीशन में जर्मनी मारिए आप। ठीक है? तो याद रखिएगा ये सब बात। अब इसके बाद अगर देखा जाए बाबू, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका। प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से? रूस से लिए गए हैं। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से? राष्ट्रपति द्वारा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान कहां से? कहां से? आगे बताइएगा। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति संबंधी प्रावधान ब्रिटेन। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति संबंधी प्रावधान। परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनवाद, एकल नागरिकता, सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाना कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। तो अब आइए बाबू, आप ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर मिल न गया था। फिर अब देखिए यहां पर अब आ गया बाबू आपको, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? अभी तुरंत बताए हैं। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन देश है? ब्रिटेन। लेकिन अब टाइम खत्म हो गया है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है? कि संसद है, रुकिए ना, है हीरालाल सर, है बट मारेंगे हम दूजा पर। देखिए, सुनिए 1 मिनट। देखिए बाबू, बात ऐसन है, रुकेगा, मारेंगे, बहुत मार मारेंगे हम। सुनिए, बात बाबू ऐसन है कि जिस प्रकार महाभारत का युद्ध देखे हैं, भगवान कृष्ण धर्म के साथ खड़ा थे ना, धर्म के साथ खड़ा, धर्म के साथ खड़ा थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण भगवान थे, लेकिन क्या भगवान कृष्ण की आलोचना नहीं होती थी? एकदम एकदम होती थी। सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण का आलोचना करता था कौन? दुर्योधन। दुर्योधन करता था, शकुनी करता था, धृतराष्ट्र करता था, शिशुपाल, जो कि भगवान कृष्ण का तो संबंधी था। हाँ, तो बात समझिए, आप बात समझिए, हल्ला मत कीजिए, जो बात बताने जा रहे हैं समझिए। लेकिन क्या भगवान कृष्ण उनके दुर्योधन के विरोध के वजह से जो है अपना काम नहीं किए? एकदम किए। और सत्यता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ धर्म का साथ दिए, और विजय धर्म की हुई। उसी प्रकार हम सत्यनिष्ठा के साथ, आप छात्र एवं छात्राओं के साथ हैं, और आप विश्वास मानिए, आपको हम हारने नहीं देंगे। हम आपको एक बात स्पष्ट कर दे कि हम विरोध झेल लेंगे, लेकिन आपको सहयोग करना नहीं छोड़ेंगे। 1-2 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। देखिए, आपको बाबू निशुल्क फिजिकल की अगर हम बात करें, तो इस परंपरा की शुरुआत हमने किया है, और इस परंपरा को इतना प्रचारित और प्रसारित किया कि अन्य लोग भी प्रभावित होकर निशुल्क फिजिकल करवाना शुरू किए हैं। ये स्वागत योग्य कदम है, नो डाउट। गरीब किसान के बाल बच्चा को, सामान्य तौर पर पुलिस दरोगा की तैयारी गरीब किसान का बाल बच्चा करता है, उसको अगर ये मदद मिल रहा है तो ये स्वागत योग्य है, नो डाउट। समझ गए? लेकिन हां, आपको पटना के भीतर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, क्या हम ठीक है, हम
मतलब धर्म को लेकर के जो है, ठीक है हम हिंदू हैं, धर्म को लेकर मेरा थोड़ा अलग दृष्टिकोण है। आचार्य प्रशांत को आप जानते हैं, हम उनसे थोड़ा बहुत प्रभावित हैं, ठीक है। और मतलब उनका जो बात रहता है ना बाबू, बात में दम रहता है। लेकिन उनको कितने लोग पसंद करते? नहीं करते हैं पसंद। उनको सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। कितना ठोकल पिटल बात कहते हैं महाराज। कभी कभी हम उनको सुने हैं, ऐसे अकबरे बाबर से फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन कभी काल जो है छुट्टी उट्टी में हम उनको सुने हैं, बहुत अच्छे लगे, उनका विचार बहुत शानदार है। फिर प्रेमानंद जी महाराज का विचार बहुत शानदार है, नो डाउट। तो जिनका विचार अच्छा है उसका समर्थन करना चाहिए। और यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं बाबू, कि जिस प्रकार टीचर बीपीएससी टीचर की तैयारी करने वाले छात्र तख्ती लेकर रोड पर उतरे और मांग किए कि वैकेंसी दीजिए, टीआरई 4 दीजिए, टीआरई 4 दीजिए, टीआरई 4 दीजिए। हमको लगता है कि बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी तख्ती लेकर रोड पर उतरना होगा, तभी आपको वैकेंसी मिलेगा, नहीं तो वैकेंसी नहीं मिलने वाला है। बिहार है ये। और 2029 में क्या होगा कहना, 2025 में चुनाव के बाद, 2025 में चुनाव के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। चुनाव से पहले हम लोगों को नोटिफिकेशन ले लेना है। चुनाव के बाद किसी की भी सरकार बने, जब नोटिफिकेशन रहेगा तो एग्जाम तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग अगस्त भर इंतजार कर लेते हैं। और देखिए बिहार के डीजीपी महोदय का स्टेटमेंट है, जिस रोज 21,391 बिहार पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तो उस रोज डीजीपी महोदय का स्टेटमेंट है कि 1817 पोस्ट के लिए जो है बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा। और नीतीश जी ने भी बोला जल्दी निकालिए। तो क्यों वैकेंसी नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? और देखिए, नहीं मांगिएगा नहीं मिलेगा, मांगिएगा मिलेगा, बात खत्म। टीआरई 4 इसलिए आएगा क्योंकि टीआरई 4 की तैयारी करने वाले छात्र रोड पे उतरे। और बिहार दरोगा का वैकेंसी 2023 में आया था, 2023 के बाद अभी तक कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है, और आनी चाहिए। एक बात बताइए, बीपीएससी का वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आता है, चाहे 200 सीट के लिए, 500 सीट के लिए, उसका एक कैलेंडर है। तो क्या बिहार दरोगा के लिए कैलेंडर नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। क्या बिहार दरोगा की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष नहीं आनी चाहिए? एकदम आनी चाहिए। क्योंकि बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर की अगर आप बात करेंगे, एसआई डबल स्टार वाला सब इंस्पेक्टर ही समाज में सद्भाव और शांति व्यवस्था को बनाकर रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सब इंस्पेक्टर के कलम में बहुत दम होता है बाबू। सब इंस्पेक्टर जो लिख देता है, सब इंस्पेक्टर ही केस आयो बनता है, और केस आयो जो लिख देता है उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता है। केस आयो के कलम में, यानी सब इंस्पेक्टर के कलम में इतना ताकत होता है। उसके पास जो अधिक ताकत होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ही डीएसपी एसपी सब बना है। समझ गए बाबू? तो जब इतना ताकतवर पद है, ठीक है बीपीएससी है अपने जगह, लेकिन सब इंस्पेक्टर भी बहुत ताकतवर पद है। प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आनी चाहिए और कैलेंडर जारी होना चाहिए। ये सब मांग हम लोग रखेंगे और हम लोग इंतजार कर लेते हैं अगस्त भर का। और एक बात जान लीजिए, 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, और आचार संहिता लागू हो गया तो फिर वैकेंसी नहीं आएगा। तो अगस्त भर वेट हम लोग कर लेते हैं, और सितंबर में हम लोग, अगर नहीं मिलता है वैकेंसी हम लोगों को, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, सितंबर में हम लोग रोड पे उतरेंगे और संवैधानिक तरीका से रोड पे उतरेंगे। संवैधानिक तरीका से हम लोग रोड पर उतरेंगे और हम लोग अपनी मांग करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिहार उसका अंग है, और बिहार लोकतंत्र की जननी है।
तो बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, इस धरती से जो है हम लोग, यही धरती है जो गांधी जी को गांधी जी बनाया है, यही धरती है जो गांधी जी को महात्मा बनाया है। तो इस धरती से जो है बिहार दरोगा वैकेंसी को लेकर हम लोग गांधी जी के तरीका पर चलते हुए अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करेंगे। इसके लिए आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, और हम लीड करेंगे। जो होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो होगा होगा। समझ गए? अगर भगत सिंह अंग्रेजों के डर से, अगर भगत सिंह अंग्रेजों से डर जाते, फांसी पर चढ़ने से डर जाते, तो ये देश आजाद नहीं होता। तो अगर हम डर गए, अगर आप डर गए, तो फिर आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आप पढ़ के ही क्या कीजिएगा जब वैकेंसी ही ना हो? तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कीजिए, लेकिन ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे गांधी जी के तरीका से। और दूसरी बात, एक बात और हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हम तो छात्र एवं छात्राओं के लिए सत्यनिष्ठा के साथ जमीन से जुड़कर काम करते ही हैं, लेकिन जो लोग हवाई काम करते हैं उन्हें जमीन से जुड़कर काम करने के लिए मजबूर करेंगे, और वो करेगा और करना शुरू किया है। तो सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होइए, ठीक है ना? मिलते हैं तब सोमवार को। कब मिलेंगे? सोमवार को। धन्यवाद सभी लोगों का। सोमवार को, सोमवार को मिलेंगे। अब कब मिलेंगे? सोमवार को। और एक बात और, जो भी लोग इसमें से बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूट्यूब पे हम हिस्ट्री और करंट का क्लास करवाएंगे मैराथन टाइप से। टेलीग्राम पर अपडेटेड रहिएगा। जब जो क्लास लगेगा बीपीएससी का एग्जाम देने वाला लोग कर लीजिएगा, यूट्यूब पे लाइव आकर के, आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा करेगा। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, किसी का भी प्राचीन भारत का इतिहास शनिवार और रविवार को होगा सर जी। फर्स्ट बैच को लेकर के आज रात में जो है हम एक ये दे देंगे, आप लोग जो है उस अनुसार काम कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।